आज का बेस्ट मोटिवेशन के साथ, फुल ऊर्जा के साथ, फुल एनर्जी के साथ इस क्लास की करते हैं शुरुआत। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहता हूँ, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। तो आ जाओ मेरे सभी शेर बहादुर, दहाड़ने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद आने वाला है इस सभी क्लास में। आ जाइए। पहला और शानदार सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, बड़ा ही शानदार और जानदार, बहुत ही मजेदार। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सुपर फास्ट हम लोग चलेंगे। हालांकि आज आपको हम सेट उपलब्ध नहीं करवाए थे, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे सुपर फास्ट चलने का। ये हम सभी का 8वां सेट है और इस प्रकार से सैकड़ों एपिसोड करेंगे। पीछे वाला आप रिवीजन भी सभी विद्यार्थी करते रहिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है मेरे प्यारों। कहता है एक संख्या के 30% को जब एक दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। बड़ा ही मजेदार VVI और आसान सा क्वेश्चन भी है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आप सभी को वॉइस और वीडियो ठीक ठाक मिल रहे हैं या किसी को कोई आपत्ति, किसी को दिक्कत है तो जरा बताइएगा एक बार कमेंट करके। कह रहा है एक संख्या के 30% को जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या में 1/5 वृद्धि हो जाता है। दूसरी संख्या में 1/5 वृद्धि हो जाता है। समझिए, 1/5 मतलब क्या हो गया? 20%। कहता है एक संख्या के 30% को जब दूसरी में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या में 1/5, 1/5 मतलब 1/5। 1/5 को आप परसेंट में बदलिएगा तो 20% हो जाएगा। और कितना बार आपको याद करवाया है कि 20% मतलब 1/5 होता है, 40% 2/5। ये सब तो आपके माइंड में होने ही चाहिए। तो मेरे प्यारों, एक संख्या के 30% को जब एक दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या का में 1/5 वृद्धि होता है। तो बोल रहा है दोनों का रेशियो। एक तरीका तो ये है कि एक संख्या A मान लीजिए, A के 30% को दूसरी संख्या B में जोड़ा जाए तो बोल रहा है कि जो B है वो बढ़कर 20% बढ़ जाता है, 120% हो जाता है। देखिए, कोई भी राशि, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। मेरे प्यारों, यहाँ कह रहा है कि एक संख्या के 30% को जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि होता है। 1/5 मतलब 1/5 मतलब 20% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि मेरे प्यारों? 20% की वृद्धि। तो मान लिया कोई संख्या A है जिसके 30% को दूसरी संख्या B में जोड़ा जाए तो जो प्राप्त होगा वो B में 20% बढ़ के होगा। तो B रहे चाहे A रहे, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये B अपने आप में कुछ नहीं है तो क्या है? 100% है। किसी भी राशि को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना। अब B को उधर फेंकेंगे तो हो जाएगा A का 30% बराबर B का 120 और उधर B का 100 जाके घट जाएगा तो B का 20%। अब हम सभी जानते हैं 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। मतलब A का 30 बराबर B का 20, A का 30 बराबर B का 20। परसेंट से परसेंट कट गया, शून्य से शून्य कट गया। एक A अनुपात B, राइट को लेफ्ट लाएंगे खींच के और लेफ्ट को राइट ले जाएंगे, राइट को लेफ्ट ले जाएंगे और लेफ्ट को राइट, यानी 2:3। हम सभी का आंसर हो गया मेरे शेर बहादुरों 2:3। हम सभी का आंसर हो गया 2:3। आप देख लीजिए बढ़िया से, दहाड़ते हुए देख लीजिए। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। किसी को दिक्कत परेशानी है? सभी को जय हिंद, कोई दिक्कत नहीं है। रजनीकांत, संजीत, शांतनु, संजीव, प्रजापति, सारे बच्चे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे प्यारों। पहला संख्या हमने A मान लिया, PQ कुछ भी मान लीजिए। A के 30% को B में जोड़ा जाए तो B अपने आप में 100% है। तो B जो दूसरी संख्या है वो 1/5 बढ़ जाता है, यानी 20% बढ़ जाता है। कोई भी राशि बढ़ेगा मतलब 100% से 120% हो गया। E अपने आप में 100% है, उधर जाके घट गया तो A का 30 B का 20% के बराबर। और इससे भी आसान तरीके से बना सकते हैं, हॉट ट्रिक। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सोचना है। सोचना क्या है? देखिए, कह रहा है मेरे प्यारों की एक संख्या के 30% को जब दूसरी में जोड़ा जाता है तो दूसरी में 1/5 यानी 20% की वृद्धि होती है। यानी पहला का 30% जब जोड़ते हैं तो दूसरा 20% बढ़ता है। 1/5 वृद्धि मतलब 20% बढ़ता है। आप समझिए मेरे शेर बहादुरों, पहला का 10% जोड़ेंगे तो दूसरा में 20% बढ़ेगा। यानी पहला का 10%, दूसरा का 20% आपस में बराबर है। जैसे हम बोले कि आपको $2 पैसा दिए तो आप बोले कि मेरे राशि में 200 की वृद्धि हो गई, यानी $2 के बराबर 200। यहाँ बोल रहा है कि एक का 30% B में जोड़ते हैं तो B में 20% बढ़ता है। 1/5 मतलब 20%, यानी कि मेरे प्यारों
सीधा ही बोलना चाह रहा है कि ए का 30% जोड़ते हैं तो बी में 20 बढ़ता है, यानी ए का 30 और बी का 20 आपस में बराबर है, तभी ना ऐसा होगा। बस अब क्या है, काट दिए 0 0, कोफिशिएंट उलट गया, ए अनुपात बी हो गया 2:3। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइंड में तुरंत सेट हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, सर मेरे पापा का नाम 10th में गलत हो गया था, 2022 में सुधार हुआ है, इंटर 2019 में हुआ, बीएसएससी 10th वाला क्या है जी, डेट नहीं ले पा रहा है, क्या करें? टेंथ वाला डेट नहीं ले रहा है, 2019 में हुआ, बीएससी 10th वाला। देखिए प्रयास करके क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। सुधारे कहाँ थे, ऐसी कोई अथी से तो नहीं सुधार लेते साइबर कैफे से, या बोर्ड से सुधारे थे? बोर्ड से सुधारे हैं तो ठीक है। टनाटन साउंड है जी कृष्णा कुमार को। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो, दूसरा, चूंकि सुपर फास्ट चलना है हम सभी को। आ जाओ मेरे प्यारो, एक स्कूटर के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर। 6 बजे ही लाइव जुड़ने का प्रयास करिएगा। अब कितना बार फिर से आलोक कुमार, ध्यान से देखो, प्रजापति शशि, पहला क्लास है मेरा, स्वागत है आपका, स्वैग से करेंगे स्वागत। यहाँ पे देखो, एक स्कूल के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, फिर से एक क्वेश्चन भी बताने लायक यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम एक ही बार में दोबारा रिवाइज करा देते हैं, ध्यान से देखते चलो। और रेशियो का इतना आसान क्वेश्चन फिर से पूछेगा तो चैप्टर वाइज पहले बढ़िया से पढ़िए, चैप्टर वाइज पहले बढ़िया से पढ़िए। पहला क्वेश्चन में हम 2-3 मिनट समय ले लिया, अब इसमें क्या फिर से बताएं, बताओ। चलो पहले पढ़ो, उसके बाद बताएंगे जीएस कहाँ पढ़ना और साइंस कहाँ पढ़ना। एक स्कूटर के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है मेरे प्यारो, व्यास 35 है तो त्रिज्या 35/2 है। जो 3 बार बताने लायक रहता हूं हम ही बता देंगे, ध्यान दीजिए मेरे प्यारो। कहता है त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, सब जान रहे हैं हम लोग, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो बोला एक स्कूटर के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 35/2। 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आवश्यक परिक्रमण, परिक्रमण यानी चक्कर, परिक्रमण यानी चक्रों की संख्या, किसकी संख्या मेरे प्यारों, चक्रों की संख्या। हम सभी जानते हैं कि एक चक्कर बराबर क्या होता है, कोई भी पहिया एक चक्कर घूमेगा मतलब उसका परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। एक चक्कर मतलब जितना उसका परिधि है वही ना। मान लिया जाए कि वृत्त है, आप यहाँ पे चलना शुरू किया, यहाँ से फिर यहाँ आ गए, तो एक चक्कर मतलब क्या होता है, तो एक चक्कर बराबर होता है परिधि, परिधि मतलब 2πr। एक चक्कर बराबर होता है मेरे शेर बहादुरों परिधि, और परिधि मतलब 2πr। एक चक्कर बराबर परिधि, परिधि मतलब 2πr। इसलिए चक्रों की संख्या कभी भी निकालना है तो यहाँ पे बोल रहा है कि परिक्रमणों की संख्या, चक्रों की संख्या क्या होगी, तो कुल दूरी बराबर कितना है 11 किलोमीटर। तो एक चक्कर बराबर परिधि होता है 2πr, तो यहाँ पर एक चक्कर नहीं n चक्कर, तो n गुना कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, n गुना परिधि, यानी कुल दूरी, कुल दूरी निकालना है तो n चक्कर लगाएगा, n गुना चक्कर, तो चक्कर मतलब क्या हो जाएगा, परिधि। फिर से आइए मेरे प्यारों, यहाँ पर एक चक्कर बराबर परिधि इतना दूरी तय करता है तो कुल दूरी क्या होगा, मान ले n चक्कर में 11 किलोमीटर किया तो क्या हो जाएगा, n चक्कर में 11 किलोमीटर किया तो n गुना परिधि, n गुना परिधि बराबर कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर। n गुना परिधि बराबर 11 किलोमीटर, n गुना परिधि का मान क्या होता है मेरे प्यारो 2πr बराबर 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। इसलिए चक्रों की संख्या n बराबर 11 किलोमीटर है और नीचे 2πr है। लेकिन आप समझ जाइए, बटम जाएगा 2πr, 2 गुना 22/7, त्रिज्या कितना है 35/2, क्योंकि व्यास 35 है। अब ध्यान ये देना है मेरे प्यारों कि 35 सेंटीमीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में आया, और ऊपर आप देख रहे हैं कि 11 किलोमीटर में है। यूनिट को सेम करना है तो 11 किलोमीटर को पहले क्या करोगे, आप मीटर में बदलोगे, और फिर इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर से पहले 11 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे। तो अब 1 किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, ये भी नहीं याद है तो हम क्या कर पाएंगे, तो पहले 11 किलोमीटर को मीटर में बदला, फिर उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं किए, सीधा मतलब यहाँ पे ट्रिक जानते हैं क्या लग गया, फॉर्मूला कि चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि।
चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या या परिक्रमणों की संख्या बराबर कुल दूरी और बटा परिधि। बस ध्यान ये रखना है कि यूनिट सेम रहे, कुल दूरी बटा परिधि, बस ध्यान ये रखना है मेरे प्यारों की यूनिट सेम रहे। तो ध्यान देना है, सीधा n बराबर यानी चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी 11 किलोमीटर है, लेकिन चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो हम लोग क्या करेंगे, वो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 11 किलोमीटर को तो पहले तो आप मीटर में बदलिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1000 से गुना कर दिए, फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना करेंगे और बटा में 2πr। बस इसको काटेंगे बेरहमी से, और कुछ नहीं करना है। काटे, 7 पंचे 35, 2 से 2 कट गया, 11 दूनी 22, आर भी काटिए मेरे प्यारों, 2 से 50 बार में, ये तो 50,000 सॉरी 2 से 50 बार में कटा ना, अभी 5, तो ये 5 कटेगा, ये 5 से 10 बार में, तो ये 10 और 1000 गुना होगा, तो 10,000 चक्कर हो जाएगा। कितना चक्कर लगाएगा मेरे प्यारों, 10,000। तो जो विद्यार्थी 10,000 आंसर मारे हैं, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, बधाई। अब सेट का लेवल बढ़ेगा मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, सेट का लेवल बढ़ेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भर दे सर, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, एज हो गया है, तो प्रोविजनल से तो भर ही सकता है। बाकी साइबर कैफे वाला से पूछ लीजिएगा जो एक्सपर्ट है। ठीक है मेरे प्यारों, पढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में, एक बार बढ़िया से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, बढ़ते चलें, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? एमडी शमशेर आलम, पारस, विकास, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। सभी शेर बहादुर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लाया हूं। देखिए, एक त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 60 डिग्री है। ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों। जनरली त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, या हीरो का फॉर्मूला लगाते हैं, या समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु। यहाँ कोई त्रिभुज नहीं, सीधे दिया है PQR, इसमें एक कोण दे दिया, कोण P दे दिया 60 डिग्री, PQ का मान दे दिया मेरे प्यारों 3 सेंटीमीटर, और PR का मान दे दिया मेरे बहादुरों 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो आज जो मैं लिखा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। जनरली यहाँ पर ये भी पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखना है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, तो विषमबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल तो सीधा होता है, हीरोज का फॉर्मूला लगाइए। हीरो का फॉर्मूला लगाने के लिए तीसरा भुजा भी मालूम रहना चाहिए, या तो सीधा लंब डाला हुआ है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे जो नोट लिखा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैं मेंसुरेशन में ही पढ़ाया हूं कि यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण दिया रहे, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा, ध्यान दीजिएगा बड़ा ही मजेदार है, 2 भुजा और 1 कोण दिया रहे, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण दिया रहे, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण दिया रहे, तो यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण दिया रहे, तो सर्वप्रथम, तो क्या, सीधे किसी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण दिया रहे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे प्यारों 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 AB साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, जो देखिए 1/2 AB साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा फिर से, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजा और 1 कोण दिया रहे, तो क्षेत्रफल हमेशा होगा 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 AB साइन थीटा किसे किसे याद था, तो 1/2 AB के मतलब जो दिया गया भुजा है, जैसे 3 और 4, तो 3 गुना 4 साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है। कितना है मेरे प्यारों, 60 डिग्री। तो बस अब तोड़ेंगे, 1/2 गुना 3 गुना 4, साइन थीटा का मान हम सभी को पता है √3/2, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया नेहा, 1/2 AB साइन थीटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। आज आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब इसको हम लोग काटेंगे,
और काटेंगे तो बचेगा कितना, बोले सर 2 दूनी 4, नीचे ऊपर 4 कट ही गया, फाइनली बच गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। नीचे 2 दूनी 4 से ऊपर वाला 4 कट गया, तो हम सभी का आ गया 3√3 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए कितना मजेदार ढंग से आपने इसको धुआंधार तरीके से क्लियर किया। बढ़िया है, आनंद आ रहा है आप सभी शेर बहादुरों को। चलिए क्लियर हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही बस फॉर्मूला पर ही आधारित है। आज ये मेरे प्यारों बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, बड़ा ही शानदार। बोला यूएसए में एक बास्केटबॉल समूह स्वयं द्वारा खेले गए प्रथम 50 खेलों में से 40 में विजय हुआ। विजय होने के लिए उसको कुल 60% प्राप्त करने के लिए शेष 40 खेलों में कितने खेलों में विजय होना होगा। यानी कुल मिला के यहाँ 90 खेल का चर्चा हो रहा है। यहाँ पे शुरू में मेरे प्यारों 50 खेल खेला गया है, 50 खेल, तो 50 खेल में 40 जीते हैं, 40 जीते हैं, तो बोल रहा है कि जीते हैं, तो बोल रहा है कि कुल 60% जीत चाहिए, तो प्लस 40 खेल जो बाद खेला है उसमें कई गो मैच जीतेगा। तो बोले सर 50 खेल और 40 खेल कुल मिला के टोटल हो गया 90 खेल, और उसको पूरा जीत हासिल करने के लिए 90 खेल में 60% में जीत हासिल करना है। तो मेरे प्यारो 90 का 60% कितना होगा, 90 का 60% से 2 शून्य खत्म, 9 छक 54, क्लियर है। यानी 54 मैच जीतना होगा, तो 54 मैच जीतना होगा, जीतना होगा, तो 54 आंसर नहीं होगा, मतलब टोटल 54। फिर से आइए, एकदम बहुत ही बारीकी से और आसान से समझना है कि प्रथम 50 खेल में आपने 40 मैच जीता है। कितना जीता है, 40 मैच जीता है। अब अगला 40 में कितना मैच जीते, ताकि पूरे में विजय होने के लिए 60% में जीत प्राप्त करना। तो 50 खेल शुरू में, 40 खेल बाद में, तो 50 40 90, 90 का 60% 54, 54 मैच में जीत हासिल करना है मेरे प्यारों, जिसमें आप 40 मैच जीत चुके हैं, 50 में 40, तो शेष 40 में 14 मैच और जीतना होगा। 54 माइनस 40 यानी 14 मैच जीतना होगा। टोटल 54 जीतना है, जिसमें 50 में 40 जीते, तो अगला 40 में 14 है ना जीतना होगा, तो 14 जीतना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। कमाल का शानदार क्वेश्चन है मेरे बहादुरों, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बढ़ते चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक। कर पी और क्यू किसी काम को एक साथ करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू किसी काम को एक साथ करते हुए 12 दिनों में पूरा, ये तो स्पेशल टाइप आप पढ़े होंगे। यदि टाइम वर्क पढ़े हैं तो स्पेशल टाइप पढ़े होंगे, और लगातार मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। पी और क्यू किसी काम को साथ में करते हुए 12 दिन में, पी प्लस क्यू मेरे शेर बहादुरों जब साथ में करेंगे कोई काम, तो बोला जा रहा है कि 12 दिन में। फिर आगे बोला जा रहा है हम सभी को कि क्यू तथा आर उसी काम को साथ में करते हुए 20 दिन में, क्यू तथा आर उसी काम को साथ में करते हुए 20 दिन में। उसके बाद पी तथा आर, फिर से आ जाइए, पी तथा आर उसी काम को साथ में करते हुए 15 दिन में। तो अब पूछ रहा है कि पी क्यू आर एक साथ काम करते, बोले सर एकदम लॉलीपॉप है, एकदम आसान है। टाइमर के कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले ये समय दिया हुआ है तो समय का उल्टा क्षमता निकालेंगे मेरे प्यारों। क्षमता 1/12, 1/20, 1/15, 1/15, तो हरो कैल्शियम 60, 12 पचे 60, 20 तिया 60, 12 पचे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। आगे बढ़िए, सबसे पहले P प्लस क्यू प्लस आर निकालेंगे। सबसे पहले Q प्लस P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, 5 3 8 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6। क्योंकि मैंने आपको कितना बार बताया कि ए बी बी सी और सी डी दिया है, सी ए दिया है, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। क्यों, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2P 2Q 2R आ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखते हैं, इसका इस्तेमाल रेशियो में हुआ है, टाइम वर्क में हुआ है, एवरेज में भी होता है कि ए बी बी सी सी ए दिया रहा है, ए बी सी निकालना है, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग, भाग पड़ गया तो 6 आ गया। किसी एक को लेकर चलेंगे 60, तो बोला तीनों
मिल के, तो तीनों का क्षमता 6 है मेरे प्यारों। 6 के क्षमता से d3, 6 के क्षमता से d3 काटेंगे फटाफट हम लोग। 6 से 10 छक 60 यानी d बराबर 10। तो यहाँ पर तीनों मिलके करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। तीनों मिलके करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। तीनों मिलके करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नहीं है। आगे बढ़ते चलिए। सारे शेर बहादुर को जरूरी नहीं है कमेंट करना, मोबाइल को लैंड स्केप में करिए और एक एक प्रश्नों को नास्ते नाबूद करते चलिए, समझते चलिए। बेस्ट लेवल का क्वेश्चन लाया हूं, देखिए मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेरे प्यारों के एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बिंदु 1 से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा 20 सेकंड के पश्चात x से उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि बिंदु x भूमि पर है तो हवाई जहाज की गति क्या होगी? पहली बात तो हवाई जहाज की गति मतलब क्या होता है? गति मतलब होता है चाल। पहले एकदम बहुत बढ़िया समझिएगा, चाल। और चाल बराबर होता है मेरे प्यारों दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। हाइट एंड डिस्टेंस का जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, हालांकि जो एडवांस पढ़ रहे होंगे वो तो पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर वीडियो जरूर देख लीजिए, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हाइट एंड डिस्टेंस का मेरे प्यारों मास्टर वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, तो आप एक बार जरूर देखने का प्रयास करिए, बहुत ही मजेदार है। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है और यहाँ पर एक बिंदु है। स्पेशल टाइप इस प्रकार के बताए थे, हॉट ट्रिक। बहुत सारे बच्चे जो लगातार हमसे लाइव जुड़े हैं उनको याद भी होगा कि यहाँ पर एक बिंदु से हवाई जहाज जो है क्या बोल रहा है कि पहले बनाता था 60 डिग्री, अब बना रहा है कितना? 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से जितना, हालांकि एक ही बिंदु का बात किया है, जहाज ऊपर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग फिगर उल्टा नहीं बनाएंगे, हम लोग हमेशा फिगर सीधा बनाएंगे। कि मान लिया जाए कि यहाँ पर उस 60 डिग्री बना रहा था, लेकिन अब जहाज यहाँ से यहाँ आ गया, हालांकि ऊपर उड़ेगा जहाज लेकिन नीचे भी तो उसका डिस्टेंस काउंट हो जाएगा, तो फिगर सीधा बनेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इस 60 डिग्री अब 30 डिग्री, क्योंकि जहां से आप ऊंचाई नाप रहे हैं मेरे प्यारों, वहां से जितना नजदीक रहेगा कोण उतना बड़ा रहेगा और दूर रहेगा तो कोण उतना कम रहेगा। तो बोल रहा है कि एक हवाई जहाज भूमि से 1.8 किलोमीटर, ये जो भूमि है यहाँ से 1.8 किलोमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है 1800 मीटर भी हो सकता है, 1.8 किलोमीटर। अब देखिए 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। बिंदु x से जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए बिंदु यहाँ पे x है जो भी, अब जहाज इस बिंदु से यहाँ पे चला गया, तब कहता है कि उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। बिंदु x भूमि पर हो तो हवाई जहाज की गति क्या है? हवाई जहाज की गति क्या है? पहले कई सेकंड में? 20 सेकंड में उसका कोण 60 से 30 में बदल गया। हमने क्वेश्चन करा है, एकदम आराम से ढीठ बन के बगुला की तरह देखिए, एक ही बार में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से आइए, 60 डिग्री था 30 डिग्री हो गया, कितना सेकंड में? तो बोल रहा है कि 20 सेकंड में। यहां से यहां जाने में उसको क्या सेकंड लगा? 20 सेकंड। मेरे प्यारों यहां से यहां जाने में यदि उसको 20 सेकंड लगा है तो मैंने आपको हॉट ट्रिक बताया था। क्या बताया था? इसको याद करिए, हॉट ट्रिक बताया था। हॉट ट्रिक बताया था मेरे प्यारों, आपको याद भी होगा। हॉट ट्रिक बताया था कि ये देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो √3/1 हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो tan 60 है तो √3/1, tan तीसरा था तो 1/√3। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब ये अंतर 60 डिग्री 30 डिग्री है, अंतर कितना का? 30 डिग्री का। जब मैंने बताया था कि यहाँ 30 यहाँ 45 रहे यानी 15 का अंतर, यहाँ 45 यहाँ 60 रहे यानी 15 का अंतर, तब जाके जितना ही होगा उसका आधा इंटू √3+1 ट्रिक। और नहीं तो 30 डिग्री का अंतर है तो जितना ही है उसका ही दुगना, या जितना ही है इसका ही आधा। तो जैसे ही √3 1 हुआ तो 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा। फिर से मेरे प्यारों, क्यों होगा? इसको प्रूफ करने के लिए आप बेहतर ढंग से हाइट एंड डिस्टेंस का मास्टर क्लास एक बार देख लीजिए, जरूर देखना चाहिए जो नहीं देखें। फिर से आइए, 30 का जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे अभी तक आंसर देने का प्रयास करना चाहिए। 60 डिग्री 30 डिग्री, अंतर 30 डिग्री का हो मेरे प्यारों, तो सबसे पहले 60 डिग्री है तो √3 1 और 30 का अंतर है तो आधा ही होता है तो दुगना, एक तो 2। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 20 सेकंड दिया है, हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल लेते हैं।
तो बोलिए सर बाई रेशियो, बाई रेशियो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए सर ये ऊंचाई दिया हुआ है कितना 1.8 किलोमीटर और यहाँ पे है √3, तो 1.8 की तुलना √3 से, 1.8 की तुलना √3 से, और ये डिस्टेंस निकालना है तो 2 से, 2 से सर डिस्टेंस तो हो गया कितना 18 दूनी 36, 3.6 बटा √3, यही ना होगा 3.6 बटा √3। या तो फिर ऐसा कर दीजिए कि काटना है तो काट भी सकते हैं आप, जैसे पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 गुना होगा तो 2 5 10 हो जाएगा, ऊपर 6 18 कटेगा तो एगो √3 कट के 6 √3 बच जाएगा, तो फाइनली बचा 6 √3 बटा 5, 6 √3 बटा 5 किलोमीटर है, क्योंकि किलोमीटर में ही तो आप निकालिएगा 6 √3 बटा 5 किलोमीटर। फिर से आइए, यदि बोलता कि 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया तो उसने कितना दूरी तय किया, मतलब यहां से यहां दूरी निकला 6 √3 बटा 5। दूरी क्यों निकाले मेरे प्यारों, दूरी क्यों निकाल रहे हैं, दूरी निकालने का रीजन ये है कि, ध्यान दीजिएगा, दूरी निकालने का रीजन ये है कि समय दिया हुआ है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को निकालना क्या है, चाल, तो 20 सेकेंड में इतना किलोमीटर चला है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चाल। यहाँ दूरी दिया हुआ है, दूरी है मेरे प्यारों कितना 6.5 किलोमीटर, एंड समय कितना दिया हुआ है, समय हम सभी को 20 सेकेंड, कितना 20 सेकेंड, हमें चाहिए चाल। तो मैं ऊपर निकाल रहा हूं, ध्यान देना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है मेरे प्यारों दूरी बटा समय। दूरी कितना आप लाए हैं 6 √3 बटा 5 किलोमीटर में है, और समय 20 सेकेंड, दूरी बटा समय करिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन 20 सेकेंड में है, तो बताइए किलोमीटर के साथ समय घंटा में ना होना चाहिए, देखिए घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोले सर सेकेंड को पहले घंटा में बदलना है, तो आप क्या करिएगा 60 से भाग, वो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से भाग, 2 बार 60 से, क्योंकि 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा, तो यहाँ पे 60 से भाग देंगे तो उलट के 60 ऊपर और फिर 60, 2 बार, क्यों, क्योंकि 20 सेकेंड में है, 20 से भाग दीजिएगा तो उलट के ऊपर गुना होगा, तो मिनट में बदला, फिर मिनट को घंटा में बदलना, घंटा में क्यों, क्योंकि किलोमीटर में है तो घंटा में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में है तो घंटा में बदलना पड़ेगा। चलिए आ जाइए मेरे प्यारों, या तो सीधा पहले किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं तो मीटर प्रति सेकंड आएगा, लेकिन फिर तो 18 बटा 5 से करना ही पड़ेगा गुना, जैसे भी करिए। तो काट दीजिए, यहाँ पे हम सभी 20 से काटेंगे मेरे प्यारों, 20 तिया 60, 5 से काटेंगे 12 पचे, तो यहाँ पर हो गया 12 तिया 36 गुना 6, 36 गुना 6 216, और एगो √3 तो बच जाएगा 216 √3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मज़ेदार क्वेश्चन है, 216 √3 किलोमीटर प्रति घंटा, 216 √3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से एक बार समझने का प्रयास करें, फिर नोट्स करिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारों। फिर से आइए, 60 डिग्री था, 20 सेकंड में जहाज 30 डिग्री का कोण बना दिया, जैसे ही देखे तो दिमाग में ट्रिक आ गया कि अंतर 30 का है, अब इस त्रिभुज में 60 लगाएंगे तो √3/1 आएगा, पूरा रेशियो, और इसी फिगर पर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस मैंने पढ़ाया है, कभी मौका मिले जरूर पढ़िए। √3/1, चूंकि 30 का अंतर है तो 1 है तो 2 है। अब इतना दूरी तय करने में 20 सेकंड लगा, अब किसी तरीका से दूरी निकल जाए तो समय 20 सेकंड है, दूरी निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कैसे निकलेगा, बाई रेशियो, ये ऊंचाई दिया हुआ है कितना 1.8 किलोमीटर, और रेशियो के अनुसार ऊंचाई कितना है √3, तो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से निकालना है, यहाँ से यहाँ दूरी तो 2 से, काट छाट के आया 6 √3 बटा 5, बाकी तो काट छाट करना है, वो तो आपका काम है। तो √3 बटा 5 किलोमीटर 20 सेकंड में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, √3 बटा 5 बटा 20 सेकंड, सेकंड को घंटा में बदलना है मेरे प्यारो, तो 60 से 2 बार गुना। साफ सुथरा समझाए, 2 बार बढ़िया से देखिएगा और इसको बनाने का प्रयास करिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्लियर? और 2 दिन से क्लास ऑफ था तो तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं जाता, सोया हुआ रहता है। क्लास ऑफ हो सकता है, काहे कि हम कोई रोबोट नहीं है कि मेरे साथ समस्या नहीं आ सकती है। आप हमसे कोर्स कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डेली क्लास होगा, कोई परेशानी रहेगी तो ऑफ हो सकता है, या छुट्टी के दिन रहना चाहिए, हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों।
एक बल्लेबाज के 57 पारियों का औसत रन 58 है। मजेदार। बस 7 पारी में 0 पे आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, उसके शेष पारियों का औसत। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारो। 57 पारी था टोटल, जिसका औसत 58 है। इसमें 7 पारी में 0 रन बनाया, तो बच गया शेष 50 पारी। तो बोल रहा है इसका औसत क्या है? तो बोले सर ये तो एवरेज है। और एवरेज तो बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया था कि टोटल में जो दिया हुआ उसको घटा दीजिए और जो ज्ञात करना उससे भाग दे दीजिए। तो बोलिए सर ये तो बड़ा ही सिंपल है। 57 गुने 58 करें, उसमें 7 गिरो, जैसे कि 57 संख्या का या 57 पारी का औसत 58 है, 7 पारी का 0 है, तो 57 पारी में 7 पारी के घटा के 50 से भाग देंगे। तो बोले सर 57 गुने 58 करेंगे तभी ना योगफल निकलेगा। अब -7 गुना 0 और बटा में कितना 50 हो गया। इससे बेहतर और क्या होगा? तो बोले सर 7 गुने 0 तो 0 ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 7 गुने 0 तो 0 होता है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए 2 अंकों का गुना आता है, 0 घटा 2 अंकों का गुना आप सभी को आता है। इकाई अंक का गुना इकाई अंक से मेरे प्यारो। 7 56 के 6, ध्यान दीजिए 7 56 के 6 बचा 5, नजदीक का नजदीक से, दूर का दूर से। 2 अंक का गुणा करना हो तो फटाक से आप कर सकते हैं। पहले इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करिए। 7 56 के 6 बचा 5, नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से करके जोड़ दीजिए। 7 5 35 और 5 बचा 40 और 8 5 40, 40 40 80 के 0 बचा कितना 8, फिर 5 5 25 और 8 33 और -0 और बटा में 50। क्लियर है? अब आ गया 33 0 6 और बटा में 50, चूंकि 0 घटाइए चेंज। अब 50 से भाग देना है, तो चलिए हम पहले 5 से भाग दे देते हैं। 5 से नीचे 10 बार में कट जाए, ऊपर 5 से भाग देते हैं। देखिएगा 5 6 के 30, 5 6 के 30 बचा 3, 3 पर 0, फिर 5 6 के 30, फिर 6 है तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 1 बच जाएगा 5 दूनी 10, फिर 10 से भाग देंगे। तो 10 से इसमें भाग देंगे मेरे प्यारो तो दशमलव खिसक जाएगा, 66.12 हो जाएगा। बस एक अंक के बाद दशमलव इधर आ जाएगा, तो 66.12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन करने में एकदम आगे रहिए, ताबड़तोड़ मेरे प्यारों। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए फटाफट। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, समय देना पड़ेगा। एक माली 17,956 पौधों को इस तरह लगाता है, जितने पेड़ उतने ही पंक्तियों में लगाता है, तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है? तो सीधा इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, सीधा उसका कितना लगा दीजिए। एक पेड़ में जितना पेड़ है उतने पंक्ति की संख्या है, मतलब x पेड़ है और x पंक्ति की संख्या है, तो बराबर 17,956। तो x स्क्वायर बराबर 17,956, तो x बराबर √17,956। किसको किसको याद है कि वर्गमूल निकालने का हॉट ट्रिक मैंने यूट्यूब पे भी बताया है कि चुटकियों में हम लोग वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। इकाई अंक के आधार पर वर्गमूल निकालते हैं, जिसके अंतिम अंक देखिए, अंतिम में 6 है, तो जिसके अंतिम में 6 है उसके वर्गमूल में या तो 4 या तो 6 आ सकते हैं। आप सभी को पता है मेरे प्यारों, या तो 4 या तो 6 आ सकते हैं। जिसके अंत में 1 है उसके वर्गमूल के अंत में या तो 4 या तो 6 आ सकते हैं, आप सभी को पता है। क्योंकि वर्गमूल किसका निकलेगा? जो किसी ना किसी का वर्ग रहेगा। तो 4 के स्क्वायर करने पर भी 6 आ रहा है, 6 के स्क्वायर 36 का 6 आ रहा है। क्लियर है? तो अंत में तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 2 अंक काट देंगे। अब बच गया 179। 179 लगभग किसका स्क्वायर है सोचिए। तो बोलिए कि सर 13 का स्क्वायर 169, यहाँ है 179, अंतर कितना 10 का। तो 10 6 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, तो बड़ा वाला लिखिए। तो बड़ा वाला मतलब 6 तो लिख ही दिए हैं, और यहाँ फिर से आइए, अंतिम में 4 या 6 हो सकता है। 2 अंक काट दीजिए, उसके बाद बताइए कि 179 लगभग किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, यह है 179, अंतर कितना का 10 का। 10 13 से बड़ा है कि छोटा? छोटा है, तो छोटा वाला होगा, अंतिम में 6 नहीं होगा। 134, 134 के पास नहीं, 134, 134। बहुत बढ़िया। आज हम मेरे प्यारों बढ़ते चलिए, इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, आज थोड़ा सा एडवांस मैथ के कुछ क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है, मजेदार है। कह रहा है cos 21, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं पूछे, 1 2 को पूछ भी सकता है।
21 कॉस 21 डिग्री बराबर एक्स बटा बाई, कॉसेक 21 माइनस कॉस 69 का मान क्या होगा। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं ना कि 21 का मान दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं कि 21 में ही सबको बदल देते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है कॉसेक 21, कॉसेक 21 डिग्री। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। कॉसेक 21 डिग्री यहाँ पे हम लोग को निकालना है कॉसेक 21 डिग्री माइनस, अब कॉस 69 को हम क्या लिख सकते हैं। तो बोलिए सर कॉस 69 को आप लिख सकते हैं, 69 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 21। अभी कॉस 90 माइनस 21 साइन 21 में बदल जाएगा। अब समझिए इसी का मान निकालना है लेकिन अब 21 डिग्री में बदल गया। अब थीटा का मान सेम हो गया तो लंब आधार कर्ण कर लेते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे मेरे प्यारो, कॉस 21 डिग्री बराबर दिया हुआ एक्स बटा बाई और कॉस थीटा होता आधार बटा कर्ण। अब बताइए यह एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे आपको बना दिया जाए, यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाए जिसमें मान लीजिए थीटा है, आधार बटा कर्ण मतलब आधार एक्स हो गया कर्ण बाई हो गया, आधार एक्स कर्ण बाई, तो आधार एक्स हो गया कर्ण बाई हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा। तो बोलिए सर लंब हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तो बचपन का प्यार है, कोई दिक्कत है नहीं। चूंकि आधार हो गया एक्स, कर्ण हो गया बाई, तो इसलिए लंब हो जाएगा मेरे प्यारो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं, यानी हम कह सकते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर मतलब बाई स्क्वायर, चूंकि कर्ण बाई है तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, जब लंब आधार कर्ण सब कुछ मालूम है तो फिर ज्ञात करने में क्या दिक्कत है। इसका मान ज्ञात करना है हम सभी को, तो ज्ञात करिए। कौशिक थीटा क्या होता है। तो बोले सर साइन होता है लंब बटा कर्ण, कौशिक होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है तो बाई है, लंब आपने कितना लाया है तो रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। अब कौशिक कौश 69 था लेकिन उस साइन किस में बदल गया, तो साइन थीटा होता लंब बटा कर्ण, तो लंब तो यही आप लाए हैं कितना बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा कर्ण कितना है बाई। अब क्या करेंगे फटाफट हम लोग एलसीएम ले लेंगे मेरे प्यारो, एलसीएम हो जाएगा बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई इधर हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए तिरछा गुना हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा तो ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के कारण रूट खत्म, तो रूट खत्म लेकिन बीच में माइनस है तो ये बाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, लेकिन माइनस अंदर टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आइए मेरे प्यारों, एक लाइन में भिन्न का जोड़ तो जानते हैं, एलसीएम लेंगे तो दोनों आपस में गुना हो जाएगा। अभी इधर बाई गुना तो बाई स्क्वायर, बाई 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 स्क्वायर, ई वाला गुना होगा तो स्क्वायर के कारण रूट खत्म, तो बचेगा ब्रैकेट में बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस है तो ब्रैकेट टूटेगा तो जो प्लस में है बाई स्क्वायर वो माइनस में होगा, जो माइनस में है प्लस में होगा, एकदम बगुला की तरह ध्यान दो। अब काटेंगे मेरे प्यारों बेरहमी से, बाई स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, फाइनली जो हम सभी का आंसर आया वो ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर और नीचे बाई इंटू रूट अंडर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचा, तो यही सभी का आंसर होगा। आप मिला लीजिए बढ़िया से, आप मिला लीजिए बढ़िया से, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार शानदार और मजेदार क्वेश्चन। क्लियर है, सारे शेर बहादुर दहाड़ते चले इस प्रकार से, आराम से कंसंट्रेट होकर पढ़ना। आप गांव भी चले गए हैं त्योहार में तो भी लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव नहीं जुड़िए तो रिकॉर्डेड क्लास देखिए मेरे प्यारों, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक महीना छोड़ दीजिए क्लास तो, क्योंकि मैक्सिमम 90% बच्चे त्योहार में बिजी हो जाते हैं। एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुआ और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा। डाले गए कुल मतों की संख्या, परसेंटेज में हम सभी जानते हैं कि डाले गए कुल मतों की संख्या अपने आप में 100 है, अपने आप में 100 है मेरे प्यारों, डाले गए कुल मतों की संख्या अपने आप में 100 है, जिसमें कौन है अमन को मिला है 65%। अमन कितना 65, तो दूसरा कोई और होगा झमन या कोई भी होगा तो उसको मिला होगा 35%, क्योंकि कोई भी राशि 100 है, आप 65 ले आए तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, दूसरा हो जाएगा निश्चित रूप से 35, क्योंकि कुल मिला के 100 होगा। यहाँ हार जीत हुआ 3000 मतों से, यहाँ हार जीत हुआ है 30 से, हार जीत मतलब दोनों के अंतर, दोनों के बीच का अंतर, तो हार जीत की तुलना हार जीत से। यदि पूछता अमन को कितना मत मिला 65 से, या दूसरा जो उम्मीदवार जिसको अमन हराया उसको कितना से, तो 35 से,
टोटल निकालना है तो 100 से, टोटल निकालना है तो 100 से मेरे प्यारो 30 से कट गया 100 बार में, 30 से 100 बार में यानी 10,000। तो कुल मतों की संख्या कितना था? 10,000। कुल 10,000। कुल मतों की संख्या 10,000, ऑप्शन नंबर सी। कुल मतों की संख्या 10,000, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है। ए राजू, तेरे को काहे नहीं समझ में आया रे बाबा? पीछे वाला क्वेश्चन को रिपीट करके देखना, और नहीं समझ में आया तो ट्रिगोनोमेट्री देखो, मास्टर क्लास पढ़ाए, ये सब ट्रिगोनोमेट्री का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जब ये नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब 10th में भी तुम ट्रिगोनोमेट्री बढ़िया से नहीं पढ़ा होगा, दौड़ा दौड़ा के बेरहमी से मारेंगे। यहाँ पे देखो, आ जाओ मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 11। राजकुमार ने 990 प्रति कैलकुलेटर की दर से, एकदम चुटकियों में बनने वाला क्वेश्चन, चुटकी बनाइए बनेगा। कहता है राजकुमार ने 900 रुपया प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे। इससे क्या पता चला? 990 प्रति कैलकुलेटर से 2 कैलकुलेटर बेचे, यानी दोनों कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य समान है। और विक्रय मूल्य समान है, पहला पर 10% लाभ, दूसरा पर 10% हानि, तो पूरे लेन देन में 1% का हानि हो जाएगा। मैंने क्या लिखा था कि यदि विक्रय मूल्य समान हो। यहाँ विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है क्योंकि निश्चित राशि पूछ नहीं रहा। बस इससे यह पता चल गया कि विक्रय मूल्य क्या है मेरे बहादुरों? समान। विक्रय मूल्य समान है और पहला पर X% लाभ या P% लाभ और दूसरा पर P% हानि, तो हमेशा हमेशा P²/100% हानि होगा। P²/100% हानि होगा। P²/100% हानि। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 10% लाभ एंड 10% हानि। 10²/100, 10²/100 यानी 1% हानि। 10²/100 यानी 1% हानि। 10²/100 यानी 1% हानि। यहीं पे इस क्वेश्चन में यदि बोल दिया होता मेरे बहादुरों, यहीं पे यदि इस क्वेश्चन में बोल दिया होता कि राजकुमार ने 990 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर खरीदा, यानी यहाँ पे यदि क्रय मूल्य सेम हो जाता तो ना लाभ ना हानि होती, लेकिन विक्रय मूल्य सेम है इसलिए X²/100% की हानि, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाओ बचे हुए प्रश्नों को रौंदते हैं सुपर फास्ट। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहले 20 से अधिक, पहले से 20 अधिक है। ये वाला क्वेश्चन तो हमारे असाइनमेंट वाला में भी है एवरेज में। कहता है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है, मध्य की संख्या क्या है? तो ऐसा करते हैं ना, बहुत ही आसान है, मध्य की संख्या पूछ रहा है। क्योंकि 3 क्रमागत विषम संख्याएं बोला है तो हम क्या मानेंगे? 3 क्रमागत विषम, हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याएं, मैं दोनों तरीका बता दूंगा। पहले तो आइए 3 क्रमागत विषम संख्या आप क्या मान सकते हैं? तो बोले सर पहला यदि हम p मान लेंगे तो अगला p+2 होगा, अगला p+4। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि 2 4 काहे मान रहे हैं, तो सम में होता है, तो हम 2 4 नहीं मार रहे हैं, बल्कि पहला p है तो अगला विषम में 2 ना बढ़ेगा। नहीं समझे? पहला विषम हम 5 लेंगे तो उसका अगला विषम क्या होगा? 1 तो 5 1 6 नहीं होगा, 5 2 7 होगा। फिर उसका अगला विषम क्या होगा? 5 में 2 बढ़ा है, 2 और बढ़ेगा, यानी 5 4 9 होगा। समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कितनों पढ़ लेते हैं तो ये कंफ्यूजन दूर नहीं होता। सम रहे चाहे विषम रहे, बढ़ेगा तो पहले 2 फिर 4 ऐसे ही बढ़ेगा। तो पहला विषम क्रमागत है तो p है, p+2 p+2 ऐसे मान लिया 7 रहता, 7 2 9 9 2 11 ऐसे बढ़ते जाता। तो हम पहला विषम लिए p लिए, फिर दूसरा p+2, तीसरा p+4। अब बाई क्वेश्चन जो कह रहा है वो कर दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई अपना दिमाग लगाने नहीं। बाई क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारों क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के पहले से 20 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी तीनों का योग, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि तीनों का योग जो है, तीनों का योग जो है पहला से कितना अधिक है? तीनों का योग जो है पहला से 20 अधिक है। अधिक मतलब प्लस। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों का योग पहला से मेरे प्यारो, तीनों का योग पहला से, तीनों का योग पहला से 20 अधिक है। तीनों का योग पहला से 20 अधिक है। तो देखिए मेरे प्यारो, तीनों का योग पहला से 20 अधिक है तो तीनों का योग जोड़ेंगे, p + p+2 + p+4। पहला कितना है? p, उससे 20 अधिक है। अब जोड़ेंगे p p p 3p
प्लस 6 बराबर P प्लस 20। P आके इधर घटेगा, 2P बराबर 14, 2P बराबर 14, 2 सते 14, P बराबर 7 हो गया। अब यदि पहला विषम पूछता तो 7, दूसरा मध्य वाला पूछ रहा है मेरे प्यारों तो 7 दूनी 9, यदि सबसे बड़ा वाला पूछता तो 11, तो हम सभी का हो गया 9। कितना हो गया? कितना हो गया? 9। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? पहला विषम पूछेगा तो 7, मध्य वाला पूछ रहा है तो 9 होगा, क्योंकि पूछ रहा है मध्य वाला क्या है, बीच वाला, तो 9। बड़ा वाला पूछता तो 11। कुछ नहीं किया, सीधा तीनों का योग जो है पहली से 20 अधिक है, और कुछ नहीं किया, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मेरे प्यारों, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। आराम से आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए, 13 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। कह रहा है यदि 6% शर्करा यानी 6% चीनी वाले 8 लीटर चीनी के बिले मतलब शरबत यानी घोल में को उबालने पर 2 लीटर जल वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्पन हो जाता है, उड़ जाता है, तो शेष बचे बिले में शर्करा की मात्रा प्रतिशत क्या है? शेष बचे बिले में शर्करा की मात्रा प्रतिशत क्या है? तो बोलिए सर सिंपल सा बात है, हम सभी जान रहे हैं कि उड़ रहा है, क्या बोल रहा है कि जल उड़ रहा है, तो उड़ रहा है जल तो सेम करेंगे शर्करा यानी चीनी। स्पेशल टाइप आप पढ़े हैं परसेंटेज में भी कि उड़ा रहे हैं पानी, उड़ा रहे हैं मेरे प्यारो पानी, उड़ा रहे हैं पानी तो सेम करो चीनी। शर्करा मतलब चीनी समझते हैं। उड़ा रहे हैं पानी तो सेम करो चीनी, उड़ा रहे हैं पानी तो सेम करो चीनी। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारो, उड़ा रहे हैं पानी तो सेम करो चीनी, तो बोलिएगा कि सर चीनी सेम करें। पहले बोल रहा है 6% शर्करा वाले 8 लीटर घोल, मतलब कुल घोल है मेरे प्यारो 8 लीटर, कुल घोल है मेरे प्यारो 8 लीटर, तो 8 लीटर उसमें चीनी कितना? 6%। हमें सेम तो चीनी ही करना है क्योंकि मिला रहे हैं पानी। अब 2 लीटर आपने उसमें से वाष्पित कर दिया पानी, तो मिश्रण घट गया, 6 लीटर बचा, तो बोल रहा है अब इसमें शर्करा कितना होगा? X% या B%, कुछ भी मान लीजिए। कुछ नहीं किया, पहले 6% था, अब कह रहा है मेरे प्यारों की 2 लीटर घट गया, तो अब कितना परसेंट? तो परसेंट से परसेंट काट दिए, 6 से 6, X बराबर 8%, यानी अब कितना परसेंट बचेगा? 8%। ऑप्शन नंबर डी। विक्की भाई कह रहा है कि सर जी सप्ताह में एक सेट और खाली मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन दे दीजिएगा। देखो फुल सेट दे दें या मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन दे दें, ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं, आपके जो सुझाव है उस पर अमल किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। और यहाँ पे हम लोग 14 नंबर बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन लाए हैं, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। आज थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, बड़ा ही मजेदार। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया है। यदि शेष भाग का आयतन 4400 है तो निकाले गए शंकु की, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, पहले तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला गया है। तो आप सोच लीजिए शेष भाग का आयतन इतना है, शेष भाग का आयतन। तब बोलिए कि सर बेलन में से शंकु का आयतन यदि घटा देंगे तो जो बचेगा वही ना शेष भाग होगा, ये नहीं कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लिया जाए कि एक बेलन ऐसे है, एक बेलन है मेरे प्यारों, एक बेलन है, और इसी में से आप इस प्रकार से एक शंकु हटा लिए, काट लिए, तो बेलन में से शंकु को घटा देंगे तो बाकी जो कटा हुआ शेष भाग बचेगा वो बचेगा। अब शेष भाग कैसे बचेगा? ध्यान दीजिए, फिर से आइए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या, मतलब कि जो शंकु है उसका त्रिज्या वही है, उसी आधार त्रिज्या शंकु निकाल लिया गया है, तो शेष भाग का आयतन है 4400, तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई क्या है? तो बोलिए कि सर सिंपल सी बात है, बेलन में से जो निकाला गया शंकु घटा देंगे तो शेष भाग का आयतन बच जाएगा, और शेष भाग का आयतन दिया हुआ मेरे प्यारो 4400।
4400 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोले सर बहुत ही आसान है। देखिए पहली बात तो बेलन का आयतन हम सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है मेरे बहादुरों? तो बेलन का आयतन हम सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, अब बेलन का त्रिज्या 21 है एंड ऊंचाई कितना है? नहीं, त्रिज्या कितना है? 10 है। बेलन का त्रिज्या कितना है? 10 है एंड ऊंचाई कितना है? 21 है। और शंकु का भी त्रिज्या 10 है, क्योंकि बोल रहा है क्या कि उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्त है शंकु, एंड इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। यही ना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना। तो बोले सर ध्यान दीजिए, पाई आर स्क्वायर यानी 21 गुना 21, इसका नहीं, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या 10 ना है, तो 10 गुना 10 और ऊंचाई है बेलन का 21। देखिए त्रिज्या 10 है मेरे प्यारों, त्रिज्या 10 है और ऊंचाई कितना? त्रिज्या 10 है, ऊंचाई 21 है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। इसमें शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 10 गुना 10 गुना एच, तो इसका निकालना, जब घटाएंगे तो हम सभी का आ जाएगा 4400, क्योंकि जो बेलन में से शंकु घटाएंगे तभी तो शेष बचेगा। तो सबसे आसान तरीका है, काट दीजिए यहाँ पे। बोलिए सर इसमें कैलकुलेशन क्या करना है? आप पाई कॉमन लेके भी काट सकते हैं, पाई कॉमन लेके भी आप सीधा सीधी काट सकते हैं, या तो पाई का मान आप रख भी दीजिए तो भी काट सकते हैं। पाई का मान मान लीजिए यहाँ पर 22/7 रख दिए, फिर 10 गुना 10 गुना 21 हुआ। फिर आप क्या कर सकते हैं, काट दीजिए यहाँ पे, 7 से 7 या 21 कट गया। अभी गुना करेंगे तो 22 या 6600 हो गया, 6600 हो गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारों, आपको पता है, इसको हम उधर भेज देंगे और 4400 को इधर ले आएंगे। तो -4400 ले आए, -4400 ले आए, और बराबर उधर कितना बच गया? 1/3, पाई का मान 22/7 है और गुना 100 हो जाएगा, और गुना एच। हमें एच चाहिए, शंकु की ऊंचाई चाहिए। चलिए काट दीजिए। बोले सर इसको घटा के 2200 बचेगा। कितना बचेगा मेरे प्यारों? 2200। अब काटने छाटने में आप माहिर हैं, उधर 100 है तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, लेफ्ट राइट तो काट ही सकते हैं। उधर 22 है, 22 से 22 भी कट जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अभी 7 21 जो है 1 से तिरछा गुना होगा तो h बराबर 21 से ना होगा। 7 21, अभी जो 21 बचा इधर 1 से तिरछा गुना होगा तो h बराबर 21 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन जितना तेजी से आप कर सकते हैं, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर मेरे शेर बहादुरों, या कॉमन लेके लेफ्ट राइट कर लीजिए 21 सेंटीमीटर। हालांकि बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आधार सेम है और 2200 ही आ रहा है तो डायरेक्ट भी हम लोग आंसर मार सकते हैं। तो मैंने आपको बेहतरीन ढंग से कैलकुलेशन कर दिया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। 10 क्वेश्चन और है। कह रहा है एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है। प्रत्येक रैकेट के साथ, ये भी देखिए मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार। कहता है मेरे प्यारों के एक दुकानदार 30 रुपया अंकित मूल्य वाले, मतलब अंकित मूल्य आपका कितना है? 30 रुपया, बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचा। अब प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये की मूल्य की चिड़िया भी छूट दे रहा है। लीजिए 1.5 रुपया का और छूट मिल रहा है उसको, तो डबल छूट हो गया। फिर भी उसे 20% लाभ कमा रहा है, तो बोल रहा है क्रय मूल्य क्या है? ये तो बड़ा कमाल का है। इसका स्पेशल ट्रिक बताए थे, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य या अंकित मूल्य से क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य मेरे प्यारों, या अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना कि 100 में छूट को घटा दीजिए तो क्रय मूल्य बन जाएगा, लाभ को जोड़ दीजिए तो अंकित मूल्य। तो यहाँ देखिए 2 छूट है, 2 छूट है। यदि एक छूट रहता खाली 15%, तो 100 में 15 घटा देते 85 क्रय मूल्य हो जाता, और 20 जोड़ देते 120 अंकित मूल्य हो जाता, 120 अंकित मूल्य हो जाता। लेकिन मेरे शेर बहादुरों आपको समझने की बात है, यहाँ 2 छूट है। पहला छूट तो 15% है, पहला छूट, और दूसरा छूट कितना है कि बोल रहा है कि 1.5 रुपये का मूल्य की चिड़िया भी मुफ्त में दे रहा है। तो आपका अंकित मूल्य 30 है, 1.5 रुपया और छूट दे रहे हैं। इन बोल रहा है कि एक दुकानदार 30 रुपये के अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये की मूल्य की 1.5 रुपये की मूल्य की चिड़िया भी मुफ्त देता है।
फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो देख लीजिए मेनली रूप से यहाँ पे देखिए हम सभी का मेरे प्यारों क्या हुआ कि पहले हम लोग उसने बेचा कितना में ही देख लेते हैं। तो बेचा पहली तो 30 है, आपका अंकित मूल्य कितना है 30 है, ये 1.5 रुपया के छूट है, यहाँ परसेंटेज में यहाँ 1.5 रुपया है। आपका अंकित मूल्य कितना है 30 है, 15% आप छूट दे रहे हैं, तो 15% छूट दे रहे हैं मतलब आप समझ रहे हैं 85/100, 15% छूट दे रहे हैं मतलब 85/100 में आपने बेचा। तो काट दीजिए इसको, बोले सर 1 0 और यहाँ पे देखिए फिर से आइए, उसने बेचा कितना हम पहले ही देखिए 30 रुपया आपका अंकित मूल्य है, 15% छूट दिया तो 85/100, और दूसर का छूट जो है वो निश्चित राशि में है, तो पहले 0 0 काट लिए, फिर गुना किए 3 5 15 के 5 बचा 1, 8 24 1 25 और 10 से भाग देंगे 1 अंक के बाद दशमलव, इतना। अब प्लस इसमें 1.5 रुपया और घटाएंगे क्योंकि डबल छूट है, एक तो 15% छूट दे दिए, फिर 1.5 रुपया और घटाइए, तब जाके 24 हो गया। अभी 24 में बेच के कितना % लाभ कमाया है, तो 20%। इसलिए मेरे शेयर बहादुरों हम सभी का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। 24 में बेचने पर उसको 20% लाभ हो रहा है, हमने क्वेश्चन करें। फिर से आयु बेचा कितना में 30 अंकित मूल्य है, 15% छूट यानी 85/100, 25.5 आया। उसके बाद मेरे प्यारों फिर वो 1.5 रुपया का चिड़िया भी मुफ्त दे दिया, तो वो भी तो छूटे है। अब बेचा मेनली रूप से वो 24 में, और 24 में बेच के 20% लाभ कमाया है। तो ये तो अनपढ़ कम पढ़ा लिखा आदमी भी बता देगा, जब उसको पता है कि थोड़ा सा बता दें कि क्रय मूल्य 100% होता है, लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे 120 से, क्रय मूल्य निकालना है 100 से। अब काट दो मेरे प्यार, 24 5 120 25 100, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया होगा। कितना आसानी से आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं मजेदार क्वेश्चन है। मेरा पीछे का 7 सेट जो कराए हैं वो हम नहीं कर पाए हैं, अब नहीं कर पाए तो हम आके आपके घर में नहीं कर देंगे, आपको करना चाहिए। रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ उपलब्ध है वहां पे, धुआंधार तरीके से धुआं कर लीजिए। आ जाइए मेरे प्यारों, सोहन एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम पर खरीदा हो तथा 5 रुपया अधिक पर बेचा हो तो 30% लाभ होगा। क्वेश्चन मजेदार है और ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बेहतरीन है मेरे प्यारों। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है या बोर हो रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला कि हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इजी हो या हार्ड हो, हर तरह के क्वेश्चन से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो इस प्रकार का स्पेशल टाइप मैंने प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया, याद करिए आप, स्पेशल टाइप प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको पढ़ाया था। पहला कंडीशन पूर्णांक या पॉइंट से नहीं डरना है, पहला कंडीशन है कि सोहन 7.5% के लाभ पर बेचता, सिर्फ इतना पढ़ा जाए तो तुरंत बोलिया कि सर जी क्रय मूल्य 100 और पहला विक्रय मूल्य 107.5, क्रय मूल्य 100 और पहला विक्रय मूल्य 107.5। अब दूसरा विक्रय मूल्य आ जाइए, क्रय मूल्य 100 पहला विक्रय मूल्य 107.5, बोले दूसरा विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा सर? तो अब बोल रहा है यदि उसने 12.5 कम पर खरीदा होता, जनरली कोई भी राशि 100% होता है लेकिन 12.5 कम पर खरीदा होता, मतलब 100 में 12.5 घटाएंगे तो 87.5, लेकिन खरीदा होता, ये भी तो अपने आप में क्रय मूल्य है, तो ये भी अपने आप में 100 होता, और 5 रुपया अधिक में बेचा होता तो 5 रुपया तो निश्चित राशि है, तो उसको 30% का लाभ होता। कितना? 30% का लाभ होता है, यानी 130। फिर से आइए मेरे प्यारों, पहला लाइन जैसे ही पढ़े कि सोहन एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य 100 पहला विक्रय मूल्य 107.5। यदि वो 12.5% कम में खरीदा होता, मतलब 87.5 में खरीदा होता, मतलब क्रय मूल्य, तो 30% लाभ कमाता, गुना 130। बढ़िया है मेरे प्यारों, करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग का रेशियो फटाफट निकाल लेंगे। बोले सर करना क्या है? 1 0 से 1 0 कर दीजिए, बाकी को गुना करिए और 10 से भाग दीजिए तो दशमलव 1 अंक और खिसक जाएगा, तो करिए। जब 13 से आप गुना करिएगा, 13 5 65 के 5, एकदम गुना भाग करने में डरिए मत। देखो मेरे प्यारों, 13 5 65 के 5 बचा 6, 63 91 और 6 97 के 7 बचा 9, 13 8 104 और 9 113। अब 1 अंक के बाद पहले से है प्लस ई वाला 10 से आप भाग दीजिए तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाए। कैलकुलेशन को देखते चलिएगा। तो पहला विक्रय मूल्य मेरे प्यारों 107.5, दूसरा विक्रय, यहाँ पर एक और शून्य दे देते, 107 रुपया 50 पैसा, दूसरा विक्रय मूल्य मेरे प्यारों 113 रुपया
75 पैसा। बोल रहा है कि यदि हम 5 रुपया अधिक में बेचे होते, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 5 रुपया। यहाँ देखिए 113 रुपया 75 पैसा में 107 रुपया 50 पैसा घटाइएगा तो मुझे लग रहा है कितना आना चाहिए, मुझे लग रहा है 6 रुपया 25 पैसा आना चाहिए। तो यहाँ अंतर है 6 रुपया 25 पैसा का, यहाँ 5 रुपया का। तो विक्रय मूल्य के अंतर की तुलना विक्रय मूल्य के अंतर से क्रय मूल्य ज्ञात करना है 100 से। यही कहानी होता है, बच्चे दशमलव में भूल जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया हूँ और अभी भी जो मैं चैप्टर वाइज रात में यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, मेरे सारे शेर बहादुर निरंतर लाइव जुड़े, क्लियर होगा। 25 से 4 बार में, 25 से पहले पॉइंट काटेंगे, उल्टा कर दिए, पॉइंट काटेंगे तो ऊपर एक और 100 जाएगा ना, पॉइंट काटेंगे तो 100 और जाएगा। 25 से 4 बार में, 25 से 25 बार में, फिर 25 से 4 बार में, 4 चौक 16, 16 पचे 80 रुपया। यानी क्रय मूल्य वस्तु का कितना है मेरे प्यारो, 80 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 80 रुपया। मजेदार क्वेश्चन है, 80 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया। बड़ा ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आ जाइए मेरे प्यारो, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ। कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 है, ये तो सिंपल सा बात है। ए अनुपात बी प्लस सी दिया हुआ है कितना, 1:3। और उसके बाद देखिए सी अनुपात ए प्लस बी दिया हुआ, सी अनुपात ए प्लस बी दिया हुआ है 5:7, 5:7। वॉइस ठीक जा रहा है तो बताइएगा, दिक्कत होगा तो ध्यान दीजिए। ए अनुपात बी प्लस सी मेरे बहादुरों 1:3, सी अनुपात ए प्लस बी। निकालना क्या है, बी अनुपात ए प्लस सी। तो बी अनुपात ए प्लस सी भी निकालने के लिए पहले हमें ए बी सी चाहिए, लेकिन ए बी सी निकलेगा पहले। तो कभी भी ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी, जोड़िएगा तो दोनों तो बराबर होना चाहिए। तो योगफल सेम करो। बोले सर योगफल क्यों सेम करेंगे, योगफल समान करो, क्योंकि ऊपर भी जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी। 7 5 12 है, ऊपर 3 1 4 है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से सिर्फ ऊपर गुना कर दो, देखो योगफल सेम हो गया। ऊपर भी 12 नीचे भी 12। ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकाल लो, उसके बाद जो निकालना है निकलेगा। बोले सर ए और सी तो क्लियर है, ए और सी तो क्लियर ही है कि ए 3 आ रहा है, सी भी क्लियर है कि सी 5 आ रहा है। तो कुल मिला के जोड़िएगा तो नीचे भी 12 ऊपर भी 12, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें ए 3 है, सी 7 है, सी 5 है, तो 5 3 8, तो निश्चित है बी 4 हो जाएगा। ये तो कोई भी बता देगा कि ए प्लस बी प्लस सी ऊपर जोड़िए चाहे नीचे 12 ही आ रहा है, तो निश्चित है मेरे शेर बहादुरों ए 3 और बी 5, सी 5 आया तो बी तो 4 ही होगा। अब निकालना क्या है, अब निकालना ये वाला है, तो ये निकालना है। तो हम सभी को बी अनुपात ए प्लस सी चाहिए, तो बी अनुपात ए प्लस सी चाहिए। तो बी कितना, तो बी 4 है मेरे प्यारों। ए प्लस सी चाहिए तो 5 3 8, काटिएगा 4 1 4, 4 दूनी 8, 1:2 हो जाएगा। 1:2 ऑप्शन नंबर ए हो गया। 1:2 मेरे बहादुरों ऑप्शन नंबर ए हो गया। दाढ़ते चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कुछ धनराशि उधार ली गई और क्रमशः 18 64 और 17 40 की 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16% वार्षिक को तो उधार ली गई राशि। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले कुल मिश्रधन निकाल लीजिए। कुल मिश्रधन कितना है मेरे प्यारों, कुल मिश्रधन है हम सभी का 84 18 64, ध्यान दीजिएगा 18 64 प्लस 17 40 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 0 4 6 4 10 के 0 बचा 1, 17 और 18 35 1 3604 हो गया। अब देखिए कौन नहीं जान रहा है कि 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI जो होगा 16 दूनी 32 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 होता है, 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 होता है। तो यहाँ पर 2r मतलब 16 दूनी 32 प्लस 16 के स्क्वायर बटा 100 यानी 256 2.56 यानी 34.56। तो अब कुछ नहीं करना है, कुल मिश्रधन है मेरे प्यारों यहाँ 3604। कुल मिश्रधन क्या होता है, जब 100 में ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन होता है। ब्याज कितना आ रहा है 34.56, तो 134.56। ब्याज की तुलना ब्याज से मेरे प्यारों मूलधन ज्ञात करना है 100 से, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूलधन ज्ञात करना है 100 से। चलिए काट दीजिए, यही तो पूछ रहा है उधार दी गई राशि। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पॉइंट काटिए लेफ्ट में राइट में 100 से गुना हो जाएगा। काट दीजिए, 4 4 से काटिए, छोटा करिए, कैलकुलेट करिए, आप सभी का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। थोड़ा क्लास लंबा हुआ है, इसको थोड़ा छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप काटने का प्रयास करिए जल्दी से, कैलकुलेट करने का प्रयास करिएगा। 2678.36 आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन चुटकियों में रौंद डालेंगे इसको। देखिए, नाव धारा का है। कह रहा नदी की धारा में दो बिंदुएं ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा सी ए और बी का मध्य बिंदु है। कमाल का क्वेश्चन है। देखिए, ए और बी दो बिंदु हैं मेरे प्यारों, एक नियत दूरी पर लिया गया और एक सी बिंदु ले लेते हैं जो इसका मध्य बिंदु है, सी मध्य बिंदु है। अब कहता है एक नाव धारा के विपरीत पहले वो ए से बी पर गया और फिर वापस भी आया, और कुल मिला के उसको कितना लगा? 19 घंटे। यदि चाल का वेग 4 किलोमीटर, यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव का वेग 14, तो बोलिए कि सर ये तो बड़ा ही सिंपल सी बात है। शांत जल में जो नाव का वेग होता है वो नाव का अपना वेग होता है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे प्यारों, जब नाव और धारा दिया हुआ हो, तो ध्यान दीजिएगा, नाव ज्ञात करना है तो जोड़ के आधा करेंगे। 14 4 18, सॉरी आधा नहीं करेंगे। जब नाव और धारा दिया हुआ है तो दो चीज, दिशा में जुट जाएगा, नाव प्लस धारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत नाव धारा का भी मैंने बहुत सारे क्लास दिए, विपरीत चाल तो नाव माइनस धारा यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले सर बहुत ही आसान है। ये बोल रहा है ए बी की दूरी कितनी है, तो ए बी की दूरी मान लीजिए कि इसकी दूरी पी है और इसको भी दूरी पी है, तो पूरा ए से बी की दूरी कितनी हो गई? 2p। अब बाई क्वेश्चन आ जाइए। बाई क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारों कि कुल दूरी जाने में उसको 19 घंटा लगा है, आने और जाने में। क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले फिर से पढ़िएगा मजेदार तरीके से। कह रहा है नदी की धारा दो बिंदु ए और बी एक नियत दूरी है, सी ए बी के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब दोनों आपस में बराबर होगा, मतलब ई पी तो ई भी पी, ई एक्स तो ई भी एक्स, इसलिए पूरा ए से बी तक 2p। कहता है एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक गया, जो ए से बी तक गया उस दिशा में गया, और फिर वो लौटा सी तक, तो लौटेगा विपरीत दिशा में। गया है 2p लेकिन लौटा कितना है? p। गया है 2p दूरी और आते समय लौटा है p दूरी, आधा ही लौटा है। तो दिशा में 2p दूरी तय किया और विपरीत दिशा में p, कुल समय लगा 19 घंटा। तो बोल रहा है दूरी क्या है? तो बोलिए कि सर बाई क्वेश्चन सीधा लगा दीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले तो दिशा में गया है मेरे प्यारों, दिशा में 2p गया है दूरी, अब बटा चाल, दिशा में जा रहा है तो चाल हो गया 18 प्लस फिर लौटा है डिस्टेंस p, लेकिन अब लौटेगा विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 10। कुल मिला के हो गया मेरे बहादुरों 19 घंटा। कुल मिला के 19 घंटा। हमने क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि कुल समय 19 घंटा है। अब क्या है? सॉरी यहाँ पे 10 है। अब क्या है? कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा p का मान, बस आंसर हो गया। और क्या, 2 से काटेंगे 9 बार में। यहाँ पे आप 9 और 10 का एलसीएम कितना कर रहे हो? 90। यहाँ 10p, इधर 9 है, इधर 9p, तो 10p 9p मिला के 19p हो जाएगा, बराबर 19। 19 से 19 कट गया, एक बार में तिरछा गुना होगा मेरे बहादुरों, तो p बराबर 90। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी की दूरी, p बराबर 90 हो गया, हमें चाहिए 2p, ए बी बराबर 2p, 2p बराबर 2 गुना 90, 2 गुना 90 बराबर 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 180 किलोमीटर आंसर लाए। बहुत बढ़िया मेरे प्यारो, बहुत बढ़िया। बाई ऑप्शन भी आप चल सकते हैं, बहुत अच्छे, बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं। मैं बैटरी बदल लेता हूँ, थोड़ा इसका डिस्चार्ज हो रहा है। हेलो हेलो, आवाज टन है आप सभी का? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी के बाप का थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, कोई ना कहीं कहीं से चुनबे करता है। हम लोग विद्यार्थी बेवकूफ़ बन जाता है कि किसी का भक्त बन जाता है कि इसका क्वेश्चन है, इसका डायलॉग है, इसका बोली है।
सब कहीं ना कहीं से उत्पन्न होता है, पहले से रहता है, तभी कोई उसको ऑब्जर्व कर पाता है। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारों, 0.4 पे रेकरिंग है, लेकिन इसका क्या चाहिए, हमें वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल चाहिए तो हमें पता है कि रेकरिंग हटाएंगे तो पॉइंट कटेगा, तो 4 बटा जिस पर रेकरिंग है उतना 9। रेकरिंग तोड़ने का तो तरीका जाते हैं, पॉइंट हटा दीजिए, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9। वर्गमूल 4 का 2 होगा और 9 का 3 होगा। अब 2/3 को रेकरिंग में बदलना है, तो अब देखिए भागा देना शुरू करिएगा। 3 से भागा दीजिएगा मेरे प्यारो, तो 0.3 छक्का 18, फिर 2 बच गया 0, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, जिंदगी भर भी भाग देते रहिए, खत्म नहीं होगा। तो 0.6 पर रेकरिंग। रेकरिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए रेकरिंग का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है ताकि रेकरिंग का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है मेरे शेर बहादुरों, ताकि जो रिपीटेशन हो, जो अशांत हो, वो शांत हो जाए। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे तूफानी अंदाज में, बहुत ही मजेदार। आ जाओ मेरे बहादुरों, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी मजेदार क्वेश्चन है, ये एज में एक क्वेश्चन पूछता है फाउंडेशन में एज ही पढ़ा रहे। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। 6 वर्ष पूर्व के मतलब आज और उसके विवाह के समय की आयु का अंतर 6 वर्ष है। मतलब कि आप कह सकते हैं वर्तमान और कमला के विवाह के समय का अंतर जो है वो 6 वर्ष हो। कितना? 6 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ है, तो विवाह और आज में अंतर कितना का है? 6 वर्ष का। कहता है कि आज उसकी आयु, मतलब वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय के 5/4 गुना है। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु के, विवाह के समय में के लगा मेरे प्यारों, विवाह के समय 4, के मतलब नीचे वाला, विवाह के समय कितना? 4, और वर्तमान में कितना? 5। विवाह के समय 4, वर्तमान में कितना? 5। विवाह के समय 4, वर्तमान में कितना? 5। चलिए आते हैं। अब बोल रहा है क्या कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा? तो पहले उसकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए। वर्तमान आयु कौन है? कमला है, तो कमला वर्तमान में निकालिए। वर्तमान में कमला, तो बोले सर कमला का शादी 6 वर्ष पहले हुआ है, तो यहाँ 6 का अंतर, यहाँ देखिए 1 का अंतर, कमला वर्तमान में निकालना है तो 30 वर्ष। हम कमला का जो पुत्र है, पुत्र, तो इसलिए पुत्र कितना हो जाएगा? तो पुत्र उसके आयु का 1/10 है, यानी 30 का 1/10 यानी 3 वर्ष। तो यदि वर्तमान में उसका पुत्र पूछता तो 3 वर्ष, लेकिन पूछ रहा है मेरे प्यारों कि 5 वर्ष के बाद क्या होगा, तो कोई भी आदमी 5 वर्ष बाद 5 बढ़ जाएगा, 8 वर्ष, यानी 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु 8 वर्ष। क्या घुमा के पूछेगा, घुमा घुमा के पटकेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे सारे शेर बहादुर, और नए भाई बहन को जरूर इस बात से जुड़िए, ये वरदान साबित होगा। यदि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 से 3 संख्याएं इस प्रकार चयनित की जाए कि उनका योगफल 14 हो, तो चयनित 3 संख्याओं से संभावित लघुत्तम क्या है? चयनित 3 संख्याओं से संभावित लघुत्तम क्या होगा? बड़ा मजेदार है। मतलब हमें क्या लाना है? 14, वो भी 3 संख्या सिलेक्ट करके। तो 12 के साथ तो 14 लाना मुश्किल है, तो 12 हट गया। 10 और 2 12 आ जाएगा, लेकिन फिर इसके साथ भी 14 लाना मुश्किल है। 10 के साथ 8, 6 आ नहीं सकता है। 10 के साथ 4 लाएंगे तो दुइये संख्या मिला के 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि तीनों मिला के 14 होना चाहिए। बोल रहा है कि 3 संख्याएं लेना है 14, तो 10 भी नहीं ले पाएंगे। अब 8 लेंगे तो 14 लेने का 2 तरीका है कि एक 8 ले लेते हैं और 6, तो वो तो दुइये संख्या का 14 हो गया। तो 8, 4 और 2 हमको लगता है जोड़ के 14 हो जाएगा। बोले सर 6, 4, 2, 6 के 6 यदि 8 के साथ लेते हैं तो मुश्किल है। तो यानी कि 14 होने के लिए, मतलब जोड़कर 14 होने के लिए संभावित संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2, 4, 8, 2, 4, 8, ये तीनों होगा तभी। अब बोल रहा है कि बताइए कि ये जो संभावित संख्या आप लिए हैं इसका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम। तो बोले सर 2, 4, 8 का एलसीएम 8 होगा, 2, 4, 8 का एलसीएम 8 होगा, 2, 4, 8 का एलसीएम 8 होगा। बढ़िया है मेरे प्यारों। अंशु बोल रहे हैं हम आज एक बार भी मैसेज नहीं किए, करिए तो दिए जी, काहे झूठ बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल क्या है? मूल मतलब कि एक्स का मान, तो इसका मैंने हॉट ट्रिक भी आपको बताया था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मास्टर क्लास भी मैंने यूट्यूब पे दिया है, ध्यान दीजिएगा मेरे शेर बहादुरों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, 1 और 2 गुना करेंगे तो 2। अब 2 को ऐसा तोड़िए कि घटा के -1 आए, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है। तो बोले सर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स।
-2 बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा के उतने आएगा। लेकिन अब x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -2, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -2 बराबर 0। द्विघात समीकरण याद आ गया होगा, बचपन का प्यार। x -2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 1 बराबर 0। इसलिए x का मान, बोले सर इंटू करके 0 तो अलग अलग भी 0, x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, एंड x का दूसरा मान x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। तो 2 और -1 कोई ऑप्शन है? बोलिए सर ऑप्शन नंबर सी। 2 और -1 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया है। क्या वनली लघुत्तम बोला है? वो संभावित लघुत्तम संख्या में एलसीएम निकाल दिए ना। चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारों, थोड़ा सा होता है मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे क्या करना है ना, एलसीएम नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि योगफल 14 तो चयनित 3 संख्याओं से संभावित लघुत्तम संख्या। संभावित तीनों संख्या ये हो गया, इसमें लघुत्तम यानी सबसे छोटा पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि तीनों का एलसीएम निकालिए। लघुत्तम संख्या मतलब सबसे छोटा संख्या। बहुत बढ़िया, शाबाश जो बच्चे ध्यान दिए, सबसे छोटी संख्या। तो ये तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन होगी मेरे प्यारों? सबसे छोटी संख्या 2 होगी। मैंने टाइम ज्यादा हो रहा है तो हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग संभावित संख्या तीनों निकालिए। इसमें बोल रहा है कि 3 संख्याओं में से संभावित लघुत्तम मतलब छोटका सबसे कौन है, या बोल सकता था कि 3 संख्याओं में सबसे संभावित महत्तम संख्या यानी बड़ा वाला संख्या क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे। ये नहीं बोल रहा है, यदि बोलता कि जो 3 संभावित है उसका लघुत्तम निकालिए, मतलब एलसीएम निकालिए, लसा निकालिए, तो भले हम इसका एलसीएम निकाल लिए, लेकिन बोल रहा है वो तीनों में से जो सबसे छोटका है वो क्या होगा, ये बोल रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ 24 मेरे प्यारों, 24 हो गया, हम लोग पहुंच गया 24। कहता यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुना तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना, और क्या, हम सब भी तो जानते हैं कि भुजा 2 गुना हो तो क्षेत्रफल 4 गुना, क्योंकि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो 2 के स्क्वायर 4 गुना। बहुत बढ़िया, आ जाओ अंत भला तो सब भला। ये डायग्राम दिया हुआ है मेरे प्यारों, कह रहा है कि पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यहाँ कुल संख्या 20,000 है, कुल संख्या 20,000 है, और लगता है डायग्राम परसेंटेज में है, तो 20,000 की तुलना तुरंत 100 से करो। व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या, तुलना में मतलब अंतर ज्ञात करना। व्यापार मतलब ट्रेड हो गया, तो ट्रेड है 6.7% और सेवा है 20%, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? 20 - 6.70, 20 में 6 गया 14, यानी 13.3 हो जाएगा। तो गुना कर देंगे 13.3 से, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या, मतलब व्यापार 20% है, व्यापार की तुलना में सेवा में कितना अधिक है, तुलना किया तो मतलब दोनों का अंतर। तो काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 पॉइंट से 1 शून्य और कट गया, गुना करेंगे 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2, 2660, 2660 ऑप्शन नंबर बी, 2660 ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ नहीं करना है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। रुकिए रुकिए।